हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? उम्मीद होंगे सभी बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने शून्य बैच के बारे में, क्योंकि लगातार वीडियोस आ रही हैं, लगातार आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। अब जो बात आ रही है बच्चों, वो है अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। जी हाँ बच्चों, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कमाल का चैप्टर है। अगर हम फिजिक्स पार्ट 1 की अगर बात करें, मीन्स अगर मैकेनिज्म की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो बनता है वो यही है, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्या होता है रोटेशन, क्या होता है रिजिड बॉडी, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है सारे बच्चों का अपने प्यारे से बैच, जिसका नाम है शून्य 2025। तो सभी लोग तैयार रहना, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना। समझोगे तो आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा यार, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले? डेफिनेटली हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम लोग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली बच्चों हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कोणीय संवेग को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? आज सब कुछ डिस्कस करना है, बट थोड़ा सा स्पीड देते हुए, कि आपको जरूरत ना पड़े 1.5x की, आपको जरूरत ना पड़े 2x की, जरूरत पड़ जाए तो कर भी लेना। हो सकता है अगर किसी बच्चों को बहुत अच्छा तैयार हो, तो हो सकता है कि उसको जरूरत पड़े। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं बच्चों रिजिड बॉडी के बारे में। क्या होते हैं ये दृढ़ पिंड? क्या होते हैं ये दृढ़ पिंड, ये जरा आप हमको बताओ। देखो बच्चों, रिजिड बॉडी क्या होता है एक्चुअली में? सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी वे मीन्स बॉडी जिन पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उनके बीच, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, उनके पार्टिकल के बिटवीन कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो ऐसे पार्टिकल को ही रिजिड बॉडी कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो ऐसे बॉडीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। डेफिनेशन सुन लो, जो मैंने बोला वही है। वे पिंड जिस पर कोई वायु बल लगाने पर उसमें उपस्थित अणुओं का एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। Those bodies in which when an external force is applied, there is a no displacement between the two molecule, two particles of the body. This body is called the rigid body. जो बोला वही समझाया। क्लियर? सभी को एक एक आर्टिकल आना चाहिए सभी लोगों को। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चों, क्या होता है रोटेशनल मोशन? क्या होता है रोटेशनल मोशन? सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। घूर्णन गति किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो देखो, घूर्णन गति समझने के लिए आपको बहुत सीधा सा फंडा समझना होगा। अगर कोई अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड, किसी लाइन के अराउंड, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड किसी पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, किसी लाइन के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड अगर सर्कुलर मोशन करता है, तो जिस लाइन के अराउंड ये सर्कुलर मोशन करता है उस लाइन को बच्चों बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन।
क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। और ये जो पार्टिकल उस लाइन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक्चुअली में इसी को बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। बोलो, इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति, घूर्णन गति। बात सभी को समझ में आ रही होगी, सही बच्चों को। आप लोगों ने हमसे पढ़ा है कोणीय वेग किसे कहते हैं, कहां पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में। अगर बात करें बच्चों कोणीय वेग किसे कहते हैं, जरा गौर करेंगे सही प्यारे बच्चे। अगर हम बोले बच्चों कोणीय वेग किसे कहते हैं, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। और आप सभी लोग जानते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा सभी प्यारे बच्चे, चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझे। ये बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर यूनिट के बारे में बात करें तो सभी बच्चे जानते हो इसकी यूनिट होगी बच्चों रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट होगी बच्चों रेडियन पर सेकेंड। देखो ये पार्टिकल है, v वेलोसिटी के साथ ये इस लाइन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है, नो डाउट, नो डाउट। मेरे लल्ला मेरे मुन्ना जरा ध्यान से सुनना, मेरे लल्ला मेरे मुन्ना जरा ध्यान से सुनना। ये पार्टिकल इसके चारों रिवोल्यूशन कर रहा है, ये इसका वेलोसिटी का, यहां पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हर एक जगह। तो ओमेगा अगर वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये कोई पार्टिकल है, तो कॉमन सेंस की बात है मेरे राजा, ये रोटेशनल मोशन करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल करेगा, नो डाउट, वो हम लोग मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अच्छा यहां पर लीनियर वेलोसिटी भी डिफाइंड होगी। लीनियर वेलोसिटी कैसे, जैसे जस्ट लाइक दैट, जरा ध्यान से सुनो। मान लो ये भैया एक रॉड है, बहुत अच्छी तरीके से समझना, जल्दीबाजी नहीं है हमको, जल्दीबाजी करते ही कहां है। मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बॉडी रोटेट होते हुए इस पोजीशन तक पहुंची, ये बॉडी रोटेट होकर इस पोजीशन तक पहुंची, ठीक है। कहां से, यहां से। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो बताओ सर्कुलर मोशन करते हुए यहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जितने भी पार्टिकल्स बोलो, ठीक है। तो आप बताओ पूरी बॉडी का ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पूरी बॉडी का ये हो गया बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी जगह क्या होगा, डी थीटा, ठीक है। ये हो गया इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds। तो सबसे पहली बात ds अपॉन dt को हम लोग बोलते हैं क्या, v। इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। एक एक बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं इस छोटे से लेक्चर में, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा। इसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ds अपॉन dt को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, आप बताओ डी थीटा अपॉन में dt इज इक्वल टू में ओमेगा, ये है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि उसने कितना एंगल ट्रेवल किया है, डी थीटा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों क्या, कि अगर v और ओमेगा का रिलेशन पूछे तो हम लोगों ने पढ़ा v बराबर ओमेगा इंटू में r, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सही बच्चे, यस सर, वेरी गुड। सवाल उठ रहा था कि ओमेगा सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ओमेगा का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, ये एक नई कहानी आ रही है हम लोग के सामने। ओमेगा का डायरेक्शन निकलेगा कैसे, इसको समझने के लिए काफी हेडक को उठाना पड़ेगा।
तो कोई हेडक नहीं है। ओमेगा का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें अपने राइट हैंड का यूज करना होगा। अगर जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने उंगलियों को कर्ल करें तो इस समय अंगूठा ओमेगा की डायरेक्शन को बताएगा। तो आप बताओ, अगर ऐसे ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है तो ध्यान से सुन लो बच्चों, ओमेगा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। बोलो, बात सभी को समझ में आनी चाहिए, सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये ओमेगा है, ये रेडियल वेक्टर है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये रेडियल वेक्टर है और यहां पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो जरा ध्यान से सुनो, जो बच्चे ये हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो जो बच्चे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जरा सोच कर बताना। तो टाइम लगेगा, मतलब अगर कंप्लीट नॉलेज लेना चाह रहे हो तो टाइम लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, अगर आप सभी को पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, तो सी का डायरेक्शन कैसे निकलता है जरा बताओ। फिर से हम कर्ल वाला रूल बता रहे हैं, कर्ल वाला रूल, ए को बी के डायरेक्शन के में हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो ये बनेगा हमेशा क्या, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, सदिश गुणन का डायरेक्शन। तो आप जरा ध्यान से सुनो, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सर पक्का? अरे क्यों नहीं पक्का, आओ जरा देखते हो। ये ओमेगा है और ये आर, ओमेगा का आर के साथ जब प्रोडक्ट कराएंगे तो मिलने वाली क्वांटिटी किधर की ओर होगी। देखो ऐसे ऐसे पार्टिकल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी ऐसे है, ओमेगा ऊपर है, आर ये है, ओमेगा क्रॉस आर, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की ओर है, अंदर की ओर है। तो आप बताओ, ये होगा हमारा वेक्टर फॉर्म। मतलब मैं आपको इतना डीप इसलिए ले जा रहे हो कि अगर आपसे वी वेक्टर इज इक्वल टू में आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर बोला जा रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत है, इससे आप सही नहीं कह सकते। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सब कुछ हम लोगों ने, क्या होता है रोटेशनल मोशन, हमने बताया कि कोई पार्टिकल अगर किसी लाइन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है तो वो लाइन बनेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं घूर्णन अक्ष, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। बात क्लियर है सही बच्चों को? बहुत अच्छे, सही बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग चलने जा रहे हैं बच्चों, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन तो हम सभी लोग जानते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन सभी लोगों को पता है, मतलब रेखीय त्वरण सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है क्या होता है रेखीय त्वरण। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, रेखीय त्वरण v बराबर होता है, सॉरी रेखीय त्वरण a बराबर होता है बच्चों डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सभी को पता है। लेकिन अगर बात हो रही है एंगुलर एक्सीलरेशन की तो याद रखिएगा बच्चों, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन में डेल्टा टी। बोलो, आप सभी लोग जानते हो। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो बिल्कुल आसान होगा बच्चों, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड। भैया नीचे सेकंड है तो मेरा कलेजा बोलेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बोलो, क्लियर सभी को? सभी को, एक एक बच्चों को समझ में आनी चाहिए। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सीलरेशन। एक एक बच्चों को गर्दा फाड़ आना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे, ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे बच्चे। बहुत अच्छे, आगे सुन लो, आगे 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 आगे, ठीक है। अब यहीं पर पूछा जाता है एक आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन एंगुलर
भाई एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए। मीन्स कहने का मतलब जरा गौर से सुनो, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा तथा रेखी त्वरण में क्या संबंध होता है? क्या बात है बच्चों, क्या बात है। कद सर जी कोणीय त्वरण तथा रेखी त्वरण में संबंध, संबंध। तैयार हो, रेडी है? चलो फिर आ जाओ, बिल्कुल शोर मत मचाना, शोर मचाओगे तो कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। आ जाओ भाई। सपोज करो ये कोई बच्चों बॉडी है, सपोज करो ये कोई एक बॉडी है। ये भाई अच्छा बनाओ, अच्छा प्यारा सुंदर सा बनाओ, ठीक है। ये कोई एक बच्चे एक बॉडी है जो अपने एक एक्सिस के थ्रू क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। इसमें कोई एक पार्टिकल है, इसमें कोई एक पार्टिकल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, आर है। ध्यान से पढ़िएगा। सोचो बच्चों, सोचो, सोचोगे तो कभी तो आएगा कि सोचो बच्चों, ये बॉडी घूमते 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 घूम घूम के घूमते 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 यहां आ गई। ध्यान से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर ये बॉडी घूमते 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 घूमते, जरा और ध्यान से देखो, ओह माय गॉड, अगर ये बॉडी घूमते 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 यहां पर आ जाए, तो आप जरा ध्यान से देखो, इसका ये जो पार्टिकल है ये भी तो आगे आएगा साथ में, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। मान लो ये पार्टिकल पी पॉइंट से कहां आ गया, पी डैश पॉइंट तक। अब रिजिड बॉडी है तो बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाली, बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाली। लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, वो हुआ है थीटा। बोल, मान लेते हैं बच्चों की कोई कण है जो रोटेशनल मोशन करता हुआ पी पॉइंट से कहां आया है, पी डैश पॉइंट तक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है। तो आप बताओ, अगर हम बोलें स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कण की चाल अगर निकालें तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। कण की चाल v बराबर दूरी बटे में समय पीपी डैश अपॉन में टी नहीं लिख सकते हो? बताओ, पीपी डैश अपॉन में टी, इतनी तो डिस्टेंस टेबल की है, बहुत अच्छी। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे आर्क इज इक्वल टू में, आर्क इज इक्वल टू में एंगल इनटू में क्या, रेडियस। बोलो यस और नो। मीन्स कहने का मतलब चाप बराबर कोण इनटू में क्या होता है, त्रिज्या। आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना। अच्छा, चाप क्या लगा है, पीपी डैश का, जल्दीबाजी नहीं करो। पीपी डैश, एंगल कितना बना थीटा, रेडियस कितनी बनी आर। तो चलो ये वैल्यू यहां पुट करो। अगर ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो v बराबर पीपी डैश की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इंटू आर अपॉन में टी। बात समझ में आए कि नहीं भैया लोगों को? जरा ध्यान से सुनना। v इक्वल पीपी डैश की जगह लिखोगे थीटा इंटू में आर अपॉन में क्या होगा, टी। अब जरा देखो, v बराबर इसकी जगह ओमेगा इंटू में आर लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, तो यहां से प्रूफ भी हो रहा है। क्लियर? अब जरा देखो, ओमेगा इज इक्वल टू में v अपॉन आर हो जाएगा यहां से। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब जरा देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, आप बताओ, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें, अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, तो अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन में डेल्टा टी लिख सकते हो।
अब जरा ध्यान से समझ कर बताना, जरा ध्यान से समझ कर बताना, अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन में डेल्टा टी। अब जरा देखो, ओमेगा 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 होगी तो v2 अपॉन में r, इसकी जगह लिखेंगे v1 अपॉन में r अपॉन में डेल्टा टी। अब सवाल ये उठता है, सर जी ये r क्यों नहीं चेंज हुआ? अरे बेटा, इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। तो बच्चा देखो ध्यान से, अल्फा बराबर 1 में r कॉमन कर लो, अंदर बचेगा v2 माइनस का v1 अपॉन में डेल्टा टी, और बिल्कुल मत परेशान होना, अल्फा बराबर 1 अपॉन r, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a, क्योंकि यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यही तो वेग परिवर्तन की दर है। तो आप बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू में अल्फा। यही बच्चों रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का। बोलो बात समझ में आई? जिसे हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आर ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जिस तरीके से हमने क्या पढ़ाया था, v बराबर आर ओमेगा, इससे हम वेक्टर फॉर्म में ये लिखेंगे। बताओ क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर होना, एक एक पॉइंट। बात चले आगे, बढ़े आगे, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से, लल्लन टाप तरीके से, ठीक है। अब जरा चलते हैं बच्चों आगे की ओर। अब पढ़ने जा रहे बच्चों हम लोग घूर्णन गति के समीकरण, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की ओर नहीं भागेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे। अच्छा, अगर हम लीनियर की बात करें तो बताओ रेखीय विस्थापन क्या होता है? एस से रिप्रेजेंट होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस से, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट होगा? थीटा से। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को u से, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से। फाइनल वेलोसिटी, मैं आपको लीनियर और एंगुलर में रिप्रेजेंट होने वाले कुछ फंडामेंटल बातों को यूज करना सिखा रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी इधर v से रिप्रेजेंट होती है, तो इधर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा से। यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण, यहां पर रेखीय त्वरण अगर a है, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण क्या है? a है। इधर मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर मास नहीं यूज होगा, यहां पर यूज होगा बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या यूज होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर फोर्स इस्तेमाल होगा तो इधर टॉर्क इस्तेमाल होगा, इधर मोमेंटम होगा तो इधर एंगुलर मोमेंटम होगा। हिंदी में जानना चाहो तो भैया हिंदी में भी जान लो, नाराज मत होना, बस आप सभी लोग जानते हो ये है विस्थापन, ठीक है, ये है हमारा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। ये बच्चों प्रारंभिक वेग होगा, ये है प्रारंभिक वेग, तो ये है बच्चों अंतिम वेग। आराम से देखिएगा, अंतिम वेग ये हमारे पास, सॉरी, ये इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक कोणीय वेग। अरे सीधे सीधे समझो, ये होगा लीनियर तो ये होगा एंगुलर, मतलब ये प्रारंभिक रेखीय वेग तो ये मतलब प्रारंभिक कोणीय वेग, ठीक है। ये एक्सेलरेशन तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, कुल मिला के इंडिकेटिंग वर्ड समझो, ये अल्फा होगा, ठीक है। तो ये बच्चों ए होगा। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि हम घूर्णन गति के समीकरण को बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, जरा सोच कर बताओ जल्दी जल्दी। हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बस कुछ ना बताओ, आप बताओ v की जगह ओमेगा करो, u की जगह ओमेगा नॉट करो, s की जगह थीटा करो, ठीक है, और a की जगह क्या करो? अल्फा। बस स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, बस बात खत्म करो, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो v की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सीधे सीधे समझ लो। अगर अब देखो s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस का हाफ, a की जगह अल्फा,
बात खत्म हो गई। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन होगा, घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा। ये हमारे पास घूर्णन गति के क्या मिलते हैं, समीकरण। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, बस एक बार देख लीजिए। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आगे सब आने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है बच्चों, ठीक है सभी को, बहुत अच्छे। अब चलते बच्चों आगे, सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या होता है बल आघूर्ण। क्या होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को समझने से पहले आप मेरी बात का जवाब दोगे, तब मैं बताऊंगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज करो बच्चों, एक ये रॉड है, एक क्या है, ये रॉड है, हमने इस पर एक फोर्स लगाया। देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क निकालने के लिए आपको कई चीजें पता होनी चाहिए। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। ए भैया, अगर बल आघूर्ण निकालना चाहते हो मेरे राजा, जरा ध्यान से समझना। लॉन्ग चैप्टर है और ये सबकी तरह 1 घंटे का नहीं बनेगा, ठीक है ना? हाँ, ये भी मैं बता दे रहा हूं। टॉर्क अगर आपको निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। आपने फोर्स कितना लगाया है, फोर्स कहां पर लगाया है, कितने एंगल पर लगाया है। सोचो, अगर आपने फोर्स यहां पर लगाया, वो भी इस रॉड के परपेंडिकुलर, मतलब मान लो ये ऐसे फोर्स लगाया, तो ये जो है इस एक्सिस के थ्रू क्या करने लगा, रोटेट होने लगा। यही तो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो क्लियर है? ये होगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही तो होगा हमारे पास घूर्णन अक्ष जिसे कहते हो, घूर्णन अक्ष। बोलो सभी लोग, बहुत अच्छी बात। जब अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड अपने एक्सिस के थ्रू क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा। ऐसे मान लो जो फोर्स लगाया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर। तो इस कंडीशन में बच्चों जो टॉर्क होगा वो टॉर्क बराबर आर बराबर एफ परपेंडिकुलर टू द आर यूज होगा। क्लियर? सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, इतना भी आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो। अच्छा सोचो थोड़ा, अब भैया बच्चा है, बच्चा तो भड़कीला होता है, वो कहेगा नहीं ए गुरुजी हम आपको एक बात बताएं, हम फोर्स ऐसे नहीं, हम फोर्स लगाना चाहते हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पर। मैंने कहा ये भी लड़का हीरा है भाई, हीरा है लड़का। मतलब उसने क्या किया कि अब यहां पर फोर्स लगाया, वो भी थीटा एंगल पर, आर से थीटा एंगल पर। तो इस समय एफ के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और होगा एफ साइन थीटा। बोलो यस और नो। अब आप बताओ, क्या ये फोर्स इस रॉड को रोटेट नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लो, वे फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन, जिसका लाइन ऑफ एक्शन, जिसकी क्रिया रेखा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाएगी, वो फोर्स कभी भी बच्चों, कभी भी बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता। बॉडी को कौन रोटेट करेगा? जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के बीच की डिस्टेंस कैसी हो, परपेंडिकुलर। मतलब इस कंडीशन में अगर टॉर्क निकालें तो आर, और आर के परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा। तो आप बताओ टाउ बराबर हम इसे आर क्रॉस एफ क्रॉस वेक्टर नहीं लिख सकते? मतलब टाउ वेक्टर इक्वल टू में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बोलो, क्योंकि इस समय कौन सा फोर्स इस बॉडी को रोटेट करेगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब देखो मैंने बोला ना, अगर आप यहां पर फोर्स लगाओगे, अगर आप यहां पर फोर्स लगाओगे तो देखो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस पर, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी
टॉर्क उतना ही क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जितनी पास होगी टॉर्क उस पर कम होगा। अभी तुमको एक छपड़िया दे, वहीं पर घूम जाओ। बात समझ में आ रही, क्लियर है? हाँ सर लास्ट वाली बात नहीं, ऐसे मजाक में बोल दिया, लास्ट वाली बात नहीं समझ में, क्लियर? टॉर्क की डेफिनेशन देखो क्या है। जब किसी पिंड पर कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो अपने अक्ष पर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। अतः पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण वो घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, देखो बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बात सभी को समझ में आनी चाहिए। क्या टॉर्क के बारे में सभी बच्चों ने समझा? क्या टॉर्क के बारे में सभी बच्चों ने समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? याद रखिएगा, इसकी अगर यूनिट निकालना चाहें तो इसकी यूनिट होगी बच्चों न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर जो कि वर्क की यूनिट के ही क्या होता है, इक्वल, क्योंकि वर्क इज टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखिएगा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि। क्लियर? क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर क्लियर हुई तो बहुत सीधी सी बात बोलो, हाँ बोलो, हाँ जी सर जी क्लियर हो गई, बोलो 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 बोलो। क्या एक एक बच्चे को इतना आर्टिकल बहुत आराम से समझो, जल्दीबाजी 1% भी नहीं होनी चाहिए भाई। हमने बॉडी पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, जो उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जो इस एक्सिस से फोर्स के बीच की कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क, अच्छा कोई पूछे टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, भाई फोर्स ऐसे लगा, जरा देखो ये रॉड ऐसे ऐसे घूमेगी, अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, जरा ध्यान सुनना, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक पार्टिकल है, अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये इसके चारों रोटेशन करेगा कि नहीं करेगा, देखो ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, देखो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, और ये होगा टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती है। मतलब एक और डायग्राम अगर बनाना चाहे तो ऐसे देखो, ये एक बॉडी है, ध्यान से समझना, ठीक है। हमने क्या किया कि इस पर इस डायरेक्शन में एक क्या लगाया, फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉडी अपने इस एक्सिस के अराउंड क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। देखो ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, ये फोर्स इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, तो इस समय टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। जे क्यों बना रहे, टॉर्क उल्टा जे बनता है, बोलो क्यों, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, फोर्स ऐसे लगाया, फोर्स का डायरेक्शन ये आर, आर क्रॉस एफ, ये होगा डायरेक्शन किसका, टाउ का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल माइंड को सेट करके समझो, एक बार डायग्राम को बिल्कुल मस्त तरीके से देखो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, देख लिया, बोलो, एक एक पॉइंट को देखना है। अब चलते हैं, समझते हैं बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। डेफिनेशन बहुत सीधी सी बात है। डेफिनेशन क्या है, जरा गौर से सुनेंगे। मान लो बच्चों ये कोई एक बॉडी है, ये सपोज करो कि ये कोई एक बॉडी है जो अपने, अरे बन जा अच्छे से, अच्छा है पता नहीं, लेकिन अच्छा बनाएंगे तभी पढ़ाएंगे। ये कोई एक बॉडी है जो अपने इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r1 है, r2 है, r3 है। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास क्या है, m3 है। तो तुमको क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द algebraic sum of mass of product of algebraic sum of product of mass of every particle and square of distance
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परतः जड़त्वाघूर्ण पिंड में उपस्थित समस्त कणों के द्रव्यमान तथा उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परतः जड़त्वाघूर्ण उसमें उपस्थित प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा उनकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of its particle and square of their respective distance from the axis of rotation। मीन्स I बराबर, हम इसी को ऐसे लिख सकते बच्चों, I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस का डेड जितने भी पार्टिकल्स। लेकिन सवाल यह उठता है बच्चों कि I अगर कोई बॉडी लिनियर मोशन कर रहा है तो लीनियर मोशन में बॉडी का मास m होता है, लेकिन अगर वो एंगुलर मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, कोणीय गति कर रहा है, तो वही m की जगह हम I कैसे इस्तेमाल करने लगते हैं। आइए इस तरीके को समझते हैं। याद रखिएगा, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ये एक प्रदिश राशि है, ठीक है। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यूनिट द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छी बात, क्लियर है। आगे की कहानी को समझेंगे, आगे की कहानी को क्या समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे ए भैया। सुनो, अच्छा सुनो, आराम से सुनना। ये कोई एक पार्टिकल है, आ जाओ। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, छोड़ो हटाओ। डायग्राम बन जाओ, नहीं तो मुझे आ जाएगी गुस्सा गुस्सा। लिली लिली पोंपो, चलो आ जाओ। ये कोई पार्टिकल है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है, या फिर यहीं पर ले रहे हैं। ये एक पार्टिकल है जिस पर हमने फोर्स लगाया, ये इसके चारों ओर क्या करने लगा, रोटेशन करने लगा। अगर इस पार्टिकल का मास m है, ये डिस्टेंस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो होगा mr स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा I बराबर होता है सिग्मा mr स्क्वायर। लेकिन उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल थे, लेकिन अगर एक पार्टिकल का अबाउट द एक्सिस गुणन अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण निकाले तो I बराबर mr स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप इस पर बल लगाओगे तभी तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो फॉर लीनियर मोशन के लिए अगर बात करें, जरा ध्यान से सुनिएगा, लीनियर मतलब रेखीय गति अगर हो रही है, रेखीय गति, तो सही बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे, F बराबर क्या होता है, ma होता है। एक काम करो, R का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, mr इंटू में a, r इंटू में F। एक काम करो, mr a की जगह r अल्फा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब जरा देखो, r इंटू में F, mr स्क्वायर इंटू में अल्फा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह टाउ लिखो, इसकी जगह आई लिखो, क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई। अब बताओ आई अल्फा। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की F बराबर ma से कंपैरिजन करो, क्योंकि ये इक्वेशन होती है लीनियर मोशन के लिए और ये इक्वेशन बन रही है एंगुलर मोशन के लिए। अब जरा कंपैरिजन करके देखो, आप बताओ, लीनियर की बात हो जा रही है और एंगुलर की बात हो जा रही है। ध्यान से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है, बात हो जा रही है लीनियर और इधर हो जा रही है बात एंगुलर। ध्यान से बस समझना है,
प्यार से समझना, प्यार से बच्चों, प्यार से। अगर वेग के बारे में बात करें तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, मतलब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। टाइम पर मैंने हटा दिया भाई। वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर वेग के बारे में बात करें तो लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट होती है, लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट होती है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। आगे जरा समझो। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद पहले भी बात कर रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण a से रिप्रेजेंट होता है, तो ये अल्फा से। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं बच्चों मास के बारे में। लीनियर में मास m से रिप्रेजेंट होगा, बट एंगुलर में I से। बोलो यस। बात समझ में आई कि नहीं? कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब यहां से कुछ रिलेशन करवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस्ड रहेंगे। नहीं फोकस्ड होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस होना चाहिए। अगर हम बोले रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जड़त्व आघूर्ण तथा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण एंड टॉर्क के बिटवीन रिलेशन निकालना चाहते हैं। इसके बिटवीन टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टाउ। ध्यान से समझना, चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लो में पढ़ाएंगे तो चटिया के बतिया कर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बोले जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण में रिलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले सपोज करो बच्चों कि कोई एक बॉडी है जो अपने एक गिवन एक्सिस, अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, जिनकी एक्सिस, कई सारे पार्टिकल जिनके मास m1 है, m2 है, m3 है, जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, r2 है, r3 है। क्या बात है, क्या बात है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिएगा। अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी क्या है पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, बट लीनियर वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, बट लीनियर वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। ध्यान से समझो, ध्यान से। ठीक है, तो सपोज करो मैं बात कर रहा हूं जरा ऐसे ही, क्या टॉर्क, क्योंकि इस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पर, तो आप बताओ टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, पहले कण पर लगने वाला बल आघूर्ण, पहले कण पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, जरा ध्यान से सुनना। टाउ वन बराबर कौन? टाउ बराबर आर इंटू में एफ। क्यों? फोर्स लगाएंगे, बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगी? रोटेशनल मोशन करेगी। टाउ वन बराबर आर वन, एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? एम वन ए वन, टाउ वन। आप बताओ आर वन एम वन ऐसे ही रहेगा, ए की जगह क्या लिख सकते हैं? आर वन इंटू में अल्फा। अल्फा वन नहीं लिखेंगे क्योंकि हर एक का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। तो आप बताओ टाउ वन बराबर एम वन आर वन स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? अल्फा। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार
इसी प्रकार सिमिलरली, अगर सिमिलरली बात करें, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अदर पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे तो टाउ टू m2r2 स्क्वायर इंटू में अल्फा, टाउ 3 m3 r3 स्क्वायर इंटू में अल्फा, डेट डेट डैश डेट डेट डैश डेट डेट डैश। तो अब जरा ध्यान से सुनो, तो टोटल टॉर्क निकालोगे तो टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस का डेट डेट डैश। क्या सर ऐड होगा? क्यों नहीं ऐड होगा? सारी बॉडी एक ही डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रही है तो हर एक पार्टिकल का जो टॉर्क होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं, जो कि अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो आप बताओ, टाउ बराबर m1r1 स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस का डेट डेट डैश। अब बताओ टाउ बराबर अल्फा, आप बताओ m1r1 स्क्वायर प्लस का m2r2 स्क्वायर प्लस का डेट डेट डैश। बोलो यस सुन। तो आप बताओ टाउ बराबर क्या हो जाएगा, जरा गौर से सुनना। टाउ बराबर आई होगा और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई, या फिर हटाओ, टाउ बराबर अल्फा, इसकी जगह हम लोग सिग्मा एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बताओ टाउ बराबर अल्फा इंटू में आई, यही है बच्चों रिलेशन, टाउ बराबर में आई अल्फा। ये है देखो टॉर्क, ये है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। जैसे उधर F बराबर क्या होता है? एम ए, इधर होता है टाउ बराबर आई इंटू में क्या अल्फा। उधर किधर लीनियर के लिए ये होता है, एंगुलर के लिए ये होता है, बात खत्म। क्लियर सभी को? क्लियर? आगे की ओर चलते हैं। इसी तरह से अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा। अगर घूर्णन गतिज ऊर्जा किसी बॉडी की निकालें, ओ माय गॉड, घूर्णन गतिज ऊर्जा अगर निकाले तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान करेंगे सही प्यारे बच्चे। अगर घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो सही बच्चे जरा फोकस्ड रहेंगे। यह घूर्णन गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, जरा सुनो। सपोज करो ये कोई एक बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, r2 है, r3 है। बोलो किसी बच्चे को प्रॉब्लम? किसी बच्चे को प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। आगे समझो, आगे क्या समझना है? चलो आ जाओ। सबसे पहले तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल यार वन पार्टिकल जो भी कहो, पहले कण की गतिज ऊर्जा, पार्टिकल, आप बताओ पहले कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप बताओ, के बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर, जल्दीबाजी नहीं होगी, हाफ m1, v की जगह r ओमेगा लिखोगे, वेरी गुड, k1 हाफ m1, r1 स्क्वायर होगा लेकिन ओमेगा हर एक पार्टिकल का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आगे समझेंगे। आगे कैसे समझेंगे जरा गौर से सुनेंगे। सिमिलरली अगर बोले इसी प्रकार अदर पार्टिकल के लिए क्या होगा,
इसी प्रकार बताओ दूसरे पार्टिकल के लिए K2 बराबर में हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, K3 हाफ m3 r3 स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। बहुत आराम से समझो। अब देखो अब बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, K बराबर K1 प्लस K2 प्लस का K3 प्लस का डेट डेट डेट। अब देखो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर प्लस का डेट डेट डेट। आप बताओ K हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन होगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस का डेट डेट डेट। अब जरा देखो K बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह सिग्मा mr स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, I। तो K बराबर हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि जब ट्रांसलेशनल होता है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बस m की जगह I इस्तेमाल करो, v की जगह ओमेगा इस्तेमाल करो। लेकिन ये बता रहे कि डायरेक्ट करने के बजाय जब पेपर में आए तो आप कैसे कर सकते हो, बोलो। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पीड में चल रहे हैं, चैट नहीं हो रहा है, टाइम लेगा चैप्टर, लेकिन आप सोचो कि बैठे बैठे हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई। बोलो क्लियर है सभी को? आराम से देख लीजिए, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, स्टेप 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 स्टेप। अब चलते हैं बच्चों, क्या होता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा और उम्मीद है कि समझ जाओ, उम्मीद है। चला जाए। चलो सोचो बच्चों, ये कोई एक पार्टिकल है, एक कोई पार्टिकल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये इसकी वेलोसिटी है। ये इस पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी है। ये है आर, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो अगर इस कंडीशन में कोई एक ये m मास का एक पार्टिकल है जो एक एक्सिस के अबाउट v वेलोसिटी के साथ रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो पता है एंगुलर मोमेंटम जो होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि अबाउट द एक्सिस होगा, वो क्या होगा, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के बराबर। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, मतलब अगर कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज अगर हो रही है तो देखो r p का डायरेक्शन इधर होगा, मास इंटू वेलोसिटी, p इधर होगा, p r क्रॉस p। इस समय जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा किस साइड होगा, आउटसाइड। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस समय जो होगा हमारे पास किसका डायरेक्शन, एल का डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वो इन होगा। सुनो तो, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। Angular momentum of the rigid body about the given axis will be sum of moments of linear momenta। मतलब डिस्टेंस एंड पी। अब कोई बच्चा कहते सपोज करो सर, आप तो ऐसी बात ही करते हो, सपोज करो सर ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है। सपोज करो बॉडी की अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ही अगर आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ना हुआ तो क्या करोगे? तो बच्चों तुम लोग हो पगला, क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे, v cos थीटा और करेंगे v sin थीटा, और ये वेलोसिटी ही एक्चुअली में एंगल किसके बिटवीन होगा, वेलोसिटी और r,
वो वेलोसिटी यूज करेंगे जो आर के परपेंडिकुलर होगा। तो सोचने की बात है, अगर हम इसका क्या निकालें, एंगुलर मोमेंटम, जरा गौर से सुनना, एल निकालें तो आर इंटू में एम मास का पार्टिकल है, तो हम लिखेंगे आर एम वी साइन थीटा लिखेंगे, या टॉप पी साइन थीटा, सीधे सीधे बोले क्यों डिस्टर्ब करें। ये पार्टिकल है एम मास का, पी साइन थीटा लेंगे। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू में आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। बोलो क्या बात समझ में आई सभी को? क्या बात समझ में आई सभी को? क्या बात समझ में आई सभी को? ठीक है, मतलब कुल मिला के एल बराबर होता है आर इंटू में पी। अच्छा आप ही बताओ, आर पी की जगह हम एम वी लिख सकते हैं, नो डाउट। अच्छा आर एम वी की जगह हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं, नो डाउट सर। आप बताओ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नहीं लिख सकते हैं? तो आप बताओ एल बराबर आई ओमेगा आया कि नहीं आया? अच्छा एल हमारा क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी बराबर एम वी। ये किसके लिए होता है? लीनियर, रेखी के लिए होता है। लेकिन अगर एंगुलर की बात करें, एंगुलर क्या होगा? एल, एम की जगह आई, वी की जगह क्या होगा? ओमेगा। देखो वही लाइनें आ रही, कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे तो 2 मिनट में चैप्टर आ जाएगा, कंपैरिजन करते हुए। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, मीन्स हमको वो वेलोसिटी लेनी होगी पार्टिकल की या बॉडी की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वेलोसिटी के बिटवीन। बोलो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक बंदे को आनी चाहिए। क्लियर है सभी को? सभी को? बहुत अच्छा, आगे की ओर बढ़ते। ओह माय गॉड, ये क्या मैंने कर दिया? चलो आ जाओ, चलो अब हम यहीं पर प्रूवमेंट पढ़ाना चाहते हैं। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनना, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क, ध्यान से सुनना। अच्छा कुछ बुक में इसे एल भी कहा जा रहा होगा, जे भी कहा जा रहा होगा, तो परेशान नहीं होंगे, ध्यान से समझना। मतलब कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध, बल आघूर्ण में संबंध। ध्यान जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आएगा बच्चे, ध्यान से समझना। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में रिलेशन क्या होता है और जरा समझाते हैं। अच्छा अभी अभी पढ़ा एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा एल। अच्छा जरा ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये पढ़े हो, हटाओ इससे नहीं, टाउ बराबर आई अल्फा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर जी। टाउ आई अल्फा की जगह हम लोग डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों। टाउ बराबर आई, इसकी जगह ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 अपॉन में डेल्टा टी लिखेंगे। टाउ आई ओमेगा 2 माइनस का आई ओमेगा 1 अपॉन में क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। अब जरा देखो, टाउ बराबर इसकी जगह J2, इसकी जगह J1 अपॉन में डेल्टा टी, तो टाउ बराबर हो जाएगा J2 माइनस का J1 अपॉन में डेल्टा टी। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? मतलब इसी को लिख सकते हैं टाउ बराबर डेल्टा जे अपॉन में डेल्टा टी। यही है टॉर्क, टाउ और जे में रिलेशन। लेकिन अगर हम बोल दें इफ टाउ की वैल्यू क्या हो जाए? 0, अगर टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आप बताओ डेल्टा जे की वैल्यू भी क्या होगी?
जीरो होगी। अगर डेल्टा जे की वैल्यू जीरो होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, बोलो कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। सही प्यारे बच्चे बोलो, क्या इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बोलो बच्चों, बोल बोल बोलो, आएगी। ये अपने अवध वाले तो झमाझम बिल्कुल बोर होके पढ़ रहे हैं, अरे सर जी ये तो मेरे लिए एक दो पुशअप के बराबर है, कम ऑन, क्लियर है। तो यहां पढ़ा क्या रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर हम देखें तो देखो, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर टाउ की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, टाउ की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, किसी बॉडी पर लगने वाला टॉर्क जीरो हो, तो उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब आपने जे बराबर आई ओमेगा पढ़ा है, तो अगर जे कांस्टेंट है तो आई ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हम लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन इक्वल टू में आई टू ओमेगा टू। बोलो क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो बच्चों, सभी 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 प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे यस और नो बोलेंगे, यस सर क्लियर है, सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो बस क्लियर है ना, क्या दिक्कत है, बोलो बच्चों, क्लियर है तो बस क्लियर है, बात खत्म है, क्लियर, सभी प्यारे बच्चों को जबरदस्त। आ जाओ बच्चों, अब पढ़ते हैं बच्चों आज की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय। अच्छा है, पढ़ लो तब तो आएगा, नहीं तो हो जाओगे। सपोज करो कि बच्चों ये कोई एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली कोई एक्सिस ये है, ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। सेंटर ऑफ मास से जाने वाली कोई एक्सिस ये है, ठीक है, ये ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छी। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ए है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से आर डिस्टेंस पर या एक्स डिस्टेंस, जो भी कहो, जो भी कहो, क्या कहें, चलो हटाओ, एक्स डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास डीएम है, पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम है। ये ए बी एक्सिस है जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है, ये सेंटर ऑफ मास है ईएफ, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है। ये कोई बॉडी है जिसका ए बी अक्ष के परत जड़त्व आगुण आई है, समांतर अक्ष से जाने वाली अक्ष के परत जड़त्व आगुण आईसीएम है, तसल्ली रखो आएगा, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी ए है। इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, डीएम है, जिसका द्रव्यमान डीएम है, पार्टिकल, पूरे बॉडी का मास क्या है, एम है। तो सुनो, किसी बॉडी का गिवन एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पूरे बॉडी के मास दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो
ये है पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। इसी को आपको इधर पढ़ने को मिलेगा। आई बराबर में क्या, ICM, आई बराबर में क्या, ICM प्लस का क्या हो जाएगा, MA²। बोलो यस और नो, यस और नो। किसी पिंड का दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व तो आघूर्ण, जरा ध्यान सुनना, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I तथा दी गई समांतर अक्ष, दी गई समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM, पिंड के द्रव्यमान दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। I बराबर ICM प्लस MA²। देखो यहां से ज्यादा बेटर क्लियर हो। किसी पिंड का दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। The moment of inertia about the given axis is equal to the sum of moment of inertia about the center of mass and mass of the body and the product of square of distance between the parallel axis। देखो आराम से पढ़ लो। according to this theorem, movement of inertia of a rigid body about the given axis, जिससे हम कह रहे हैं I, is equal to the algebraic sum of moment of inertia of a body about the parallel to given axis and passing through center of mass ICM, product of mass of body and square of distance between these two parallel axes, that means A। I इक्वल्स टू में ICM प्लस का क्या होगा, MA²। अब जरा इसी को ध्यान से समझना है, इसी को करने जा रहे हैं प्रूफ, इसी को क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ। तो आओ जरा ध्यान से। अच्छा यहां पर मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, कुछ रफली। अच्छा अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ inertia of movement of inertia about axis AB, आप बताओ AB अक्ष के परितः, AB अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण बोलें, AB अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण बोलें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB, तो जरा ध्यान से सुनना। अच्छा I बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा, लेकिन सिग्मा क्या बोले, इस एक्सिस से इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस होगी क्या, ध्यान से सुनना। सिग्मा बोलो या फिर आराम आराम से चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं। आप बताओ, फॉर्मूला होता है I बराबर MR²। R क्या होता है, ध्यान करो, R होता है एक्सिस से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। अब ये तो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा भाई, ठीक है, जरा गौर करना है आपको, मतलब बहुत ध्यान से समझना है। तो आप बताओ I बराबर मास है हमारे पास DM, और इस पार्टिकल से इसके बीच की डिस्टेंस है A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस लाइन को सभी बच्चे जरा सोच कर बताएं, क्या इस लाइन को समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चों, बताओ, बोलो। हमने मास बाय DM लिया,
तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, लेकिन एक पार्टिकल ले रहे हो, एक छोटे से पार्टिकल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टी आई होगा। क्लियर? अच्छा बताओ, डी आई बराबर डी एम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। अब जरा देखो, डी आई बराबर डी एम ए स्क्वायर प्लस डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम 2a इंटू में क्या होगा, x। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनना, दोनों साइड में इंटीग्रल कर रहे हैं। डी आई इधर करेंगे, ए स्क्वायर बाहर करेंगे, इधर करेंगे डी एम। एक काम करते हैं ना, पहले डी आई ऐसे लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले आईसीएम, तो क्या होगा, डीएम पार्टिकल और यहां से इसके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर होगी। तो डीएम इंटू में ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिखेंगे डी आईसीएम, क्योंकि अगर एक छोटे से पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम हो। ठीक है, प्लस डीएम इंटू में 2ax। ध्यान से पढ़ना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो, डी आई ए स्क्वायर बाहर करते हुए इंटीग्रल कर रहे हैं, इधर इंटीग्रल किसका होगा, इधर इंटीग्रल होगा आईसीएम का, प्लस 2a बाहर करो। आप बताओ, डीएम इंटू में x, डीएम इंटू में x। अब चलो, डी आई का इंटीग्रल आई, देखो इसका इंटीग्रल कैपिटल एम, इसका इंटीग्रल आईसीएम, और इसको देखो हम क्या कर रहे हैं 2a। जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको पढ़ाया होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए हमने फॉर्मूला लिखाया होगा, इंटीग्रल क्या लिखाया होगा, x इंटू में डीएम अपॉन में m, सॉरी अपॉन में। बोलो, ये मुझे याद है, सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है। अब जरा यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पर रफली कर रहे हैं। इस पॉइंट को समझो बच्चों, इस पॉइंट को नहीं समझोगे तो इस पॉइंट को लपेटा जाता है। देखो कैपिटल एम इंटीग्रल, जरा ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल आप बताओ x डीएम अपॉन में कैपिटल एम। क्या किया, कैपिटल एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एम। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सियम, और एक्सियम की वैल्यू यहां पर 0 है। क्यों 0? क्योंकि ये ऑलरेडी ऑरिजिन पॉइंट, यहीं से तो डिस्टेंस टेक की जा रही है, तो इसे ऑलरेडी किस पॉइंट पर लिया जा रहा है, ऑरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर लिया जा रहा है। तो जब ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु पर है, तो आप बताओ एक्सियम मीन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, 0। तो आप बताओ ये फंक्शन हो जाएगा 0। तो अगर 0 होगा तो I बराबर हो जाएगा आईसीएम प्लस का क्या, MA स्क्वायर। बोलो, बात आए तो बोलो, बात ना आए तो भी बोलना कि आई कि नहीं है। ये है बच्चों पैरेलल एक्सिस की थ्योरम, ये है पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। बोलो, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? बोलो बच्चों, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, सभी बच्चे बोलो, सभी बच्चे बोलो, सभी बच्चे बोलो, बोलो बोलो। क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग समझते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कमाल की थ्योरम है। सबसे पहली बात तो ये जो थ्योरम है केवल प्लेन लैमिना के लिए वैलिड है। प्लेन लैमिना में समतल पटल,
प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। जैसे बच्चों ये कोई एक प्लेन, अरे यार क्या हो रहा है, जैसे बच्चों ये कोई एक प्लेन लेमिना है, यहीं पर कोई इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस जेड एक्सिस है जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आई जेड है, ऐसे प्लेन है। इस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है, जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आई जेड। अब इसी प्लेन लेमिना के इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर दो एक्सिस हैं, इसी प्लेन, देखो ये तभी तक वैलिड होगा जब इसी प्लेन लेमिना पर हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। एक सपोज कर लो एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। और ये कोई प्लेन लेमिना है, ये इसी प्लेन सरफेस पर ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी प्लेन लेमिना पर। और अच्छा बना लो यार, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस इसी प्लेन पर है, और ये जो एक्सिस है ये ऐसे जो अंदर से बाहर चीरते हुए जा रही है, ये हमारी बच्चों को क्या है, जेड एक्सिस है। समझ पा रहे हो, ये है, ये हमारी एक्स एक्सिस इसी प्लेन पर वाई एक्सिस और इसी प्लेन पर जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन कंडीशन है कि ये एक्स और वाई दोनों इसी प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि किसी प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा, वो इज इक्वल टू द होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर, इनर्शिया के जो कि उसी पॉइंट पर उसी प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनो सुनो, किसी पिंड का समतल पटल, किसी पिंड के समतल पटल के लंबवत अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण तल के इसी बिंदु पर परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म प्लेन लेमिना अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about any two mutually perpendicular axis its plane intersecting on first axis। समझ लो बा, इसी प्लेन लेमिना के इसी प्लेन लेमिना पर परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर जो दो एक्सिस होंगी उनके, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई, गलत है। वो दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा जो उसी प्लेन पर हों। बोलो क्लियर सभी को, बहुत अच्छे। आइए चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सपोज करो ये बच्चों एक कोई प्लेन लेमिना है, बन जाओ नहीं तो मारूंगा ना बेटा, ठीक है। इस प्लेन लेमिना पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस है, एक्स और क्या वाई, इसके कोई परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है ओजेड, ठीक है, ठीक है, यह है ओजेड। क्लियर, बहुत अच्छी बात, यह है एक्स, यह है वाई। सपोज कर लेते हैं ओजेड एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल क्या है, कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है डीएम, जिसका मास क्या है डीएम है। मतलब थोड़ा समझना होगा यहां पर, प्रैक्टिकली बात कर ले। ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओजेड एक्सिस है, और ओजेड एक्सिस से इसी प्लेन लेमिना पर यहां पर एक पार्टिकल का मास ले रहा है यहां पर। तो आप बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लेते हैं इस एक्सिस का, हो मान लेते हैं बच्चों इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस में पोजीशन एक्स है और वाई एक्सिस में पोजीशन वाई है,
तो इसे बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। क्लियर सभी को? बहुत अच्छी। अच्छा आप बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट movement of inertia about ध्यान समझना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस या अबाउट ओजेड एक्सिस। ओजेड एक्सिस आप बताओ ओजेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो? क्या बात है, ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। आप बताओ इसे लिखेंगे हम लोग डी आई जेड इज इक्वल टू में सिग्मा। आप बताओ पार्टिकल का मास क्या होगा, dm इंटू में ओजेड एक्सिस से डिस्टेंस r स्क्वायर, dm इंटू में r स्क्वायर डी आई जेड dm। r स्क्वायर की जगह देखो ये भी तो y है, तो आप बताओ r स्क्वायर की जगह हम पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर लिख सकते हैं। डी आई जेड इज इक्वल टू में इसको हम लिख सकते हैं dm y स्क्वायर dm x स्क्वायर। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान सुनो, I बराबर mr स्क्वायर में r क्या होता था, एक्सिस से पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस, एक्सिस से पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस। तो बताओ OX एक्सिस से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y। तो मतलब dmy स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एक्सिस होगा, OX एक्सिस। मतलब भाई देखो इस एक्सिस से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, y। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो आप बताओ वो आएगा dmy स्क्वायर। मतलब ये OX अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण लाएगा। बोलो क्लियर? उसी तरीके से इस एक्सिस से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये x है तो ये भी x होगा। तो आप बताओ dmx स्क्वायर किसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लाएगा, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों लाएगा किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। बोलो, और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है। तो सॉरी dix है, dix और इसकी जगह लिखेंगे diy, सारी वैल्यू पुट कर दो। dij बराबर इसकी जगह लिखेंगे dix प्लस diy। अगर दोनों साइड्स का इंटीग्रल कर दे तो iz इज इक्वल टू में हो जाएगा ix प्लस iy। बोलो हाँ, थोड़ा सा केवल पढ़ने पर फोकस्ड करा रहे। बोलो, उम्मीद है सभी को आ गया हो। आने दो, ये मतलब अब तक का हमारा जितने भी चैप्टर अभी तक 11th में हुए सबसे लॉन्ग वीडियो इसी की आ रही है, क्योंकि लॉन्ग है टॉपिक क्या का हम लोग 7 दिन में पढ़ते थे, अगर हम 1.5 से 2 घंटे में इसको रिवाइज कर ले रहे तो क्या पूरा कर रहे हैं। देखो किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर होता है, लेकिन सोचो किसी बॉडी का मास अगर किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लें
और उस पॉइंट की एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस समय बच्चों इस एक्सिस और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, जाइरेशन जो भी बोल पाए, मतलब किसी पिंड का दी हुई अक्ष के परतः घूर्णन त्रिज्या अगर निकालनी है तो किसी पिंड का दी हुई अक्ष के परतः घूर्णन अक्ष, और यदि किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित मान ले तो उस पिंड की घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसके लिए, मतलब अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले I बराबर एम के स्क्वायर, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी होगी जो किसी बॉडी की थी। तो इस समय इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। यदि किसी पिंड का दी हुई अक्ष के परितः एक मिनट रुकिएगा, किसी पिंड का दी हुई अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का मान वही होता है जो उस अक्ष के परितः द्रव्यमान के वास्तविक वितरण के कारण होता है, तो इस बिंदु को ही हम लोग घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। वेरी गुड। इस दूरी को रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। देख रहे हो आप, ये होगा रेडियस ऑफ गायरेशन I बराबर, समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात सुन। मतलब अगर हम किसी बॉडी का मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर ले तो उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अगर जो बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें और उस डिस्टेंस को लेने से उस पूरे बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के ओरिजिनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन I बराबर एम के स्क्वायर। बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए एक एक्सप्रेशन समझ लो बच्चों, ठीक है। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर विदाउट स्लाइड मोशन करता है, क्या विदाउट स्लाइड मोशन करता है, मतलब स्लिप नहीं होता, मतलब देखो अगर कोई बॉडी सीधे जा रही है तो ये मोशन होगा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन इसे कहते हैं स्थानांतरीय गति। सीधे अगर जा रही है, रोटेशन नहीं, मान लो रपट रही है, स्थानांतरीय गति होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल भी इसके मोशन के डायरेक्शन में पैरेलल मोशन करेंगे, तो इस गति को हम लोग स्थानांतरीय गति कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी अपनी ही जगह पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो उसे कहेंगे रोटेशनल मोशन। बोलो यस सुनो, इसे कहेंगे हम लोग घूर्णन गति। बहुत अच्छी बात है, आगे समझो। लेकिन सुनना बच्चों, अगर कोई बॉडी बिना स्लाइड हुए आगे बढ़े, बिना स्लाइड हुए आगे बढ़े, मतलब रपट नहीं रही है, फिसल नहीं रही है, तो इस टाइप के बॉडी में दो टाइप के मोशन होंगे। वो होगा क्या, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। जैसे अगर किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से हम, एक कोई स्फीयर है, इसे किसी इंक्लाइंड प्लेन से रोटेट करते हुए छोड़ दें तो बताओ ये ऐसे मोशन करते हुए आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें कितने टाइप के मोशन होंगे, दो टाइप के मोशन होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार के मोशन के लिए अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। आप बताओ बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर
और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी जरा ध्यान से सुनिएगा, हाफ आई हाफ एम वी स्क्वायर। आप बताओ आई की जगह अभी अभी एम के स्क्वायर पढ़ा है। ओमेगा की जगह वी अपॉन में आर पढ़ोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखो के टोटल बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कर ले रहे, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आप बताओ के स्क्वायर अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर। ये है बच्चों, जब कोई बॉडी विदाउट स्लाइड हुए विदाउट स्लिप हुए मोशन करती है तो उस समय बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्या इतनी बातों में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई? यस और नो एक बार देख लीजिए प्लीज 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 बोलो बच्चों, क्या इतनी बातों में कोई जादू आया कि नहीं आया? यस और नो में जवाब देंगे आप। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोगों ने आज पढ़ा है पूरी तरीके से रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़, ओहो, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। बोलो यस। होमवर्क फुल रिवाइज कर लो बेटा, चैप्टर बहुत अच्छा है और फुल रिवाइज करने के बाद ये रहा आपका चैप्टर। लॉन्ग है होने दो, प्रैक्टिस है, फुल रिवीजन है, मस्त तरीके से अगर एक बार पढ़े होगे तो मस्त तरीके से रिवीजन होगा। लल्लन टाप तरीके से रिवीजन करो और मिलते हैं एक नए सेशन में फिर से, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।